हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम 61 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल सेना में निम्न में किसका स्थान प्रमुख था? तो मुगल सेना की यहाँ पर बात की गई है कि मुगल सेना में किसका स्थान यहाँ पर प्रमुख था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अश्वारोही, तोपखाना, जहाजी बेड़ा या नौसेना, या फिर पैदल सैनिक। तो देखिए, अगर बात करें मुगल सेना की, तो सबसे जो प्रमुख स्थान था वो था अश्वारोही को। जो घोड़ों की सेना होती है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर प्राप्त था। देखिए, बात करें अगर मुगल सेना की, तो मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। जैसे पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सेना थी, तोपखाना सेना थी और एक हाथी सेना थी। ये सब जो थी तो मुगल सेना के 4 भाग थे। बात करें अगर मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था की, तो पूर्णतः यमन सबदारी प्रथा पर ये आधारित थी। किस पर आधारित थी? मुगल सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी प्रथा पर ये आधारित थी। और ये जो मनसबदारी प्रथा थी किसके द्वारा चलाई गई थी? तो देखिए, इसका जो प्रारंभ था अकबर ने इसे प्रारंभ किया था। और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे। कितने मनसबदार थे? तो अकबर के टाइम पर 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो थी तो 79 हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? तो देखिए, 79 ऐसे मनसबदार हो गए थे औरंगजेब के टाइम तक। और मुगल काल की बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए मुगल काल में जो है तो कृषक 3 वर्ग में विभाजित थे। जो कृषक होते थे, कृषि करने वाले, वो 3 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किए गए थे। सबसे पहले तो आता है यहाँ पर खुद कास्त। खुद कास्त यहाँ पर किसान थे। और एक थे पाही कास्त, पाही कास्त। और तीसरे नंबर के थे मुजारियन, मुजारियन। ये जो थे तो 3 प्रकार के यहाँ पर कृषक थे। जो खुद कास्त थे, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी थे, वो खुद कास्त किसान थे। एक थे पाही कास्त, ये दूसरे गांव जाकर खेती या कृषि कार्य करते थे। और एक थे मुजारियन, ये खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर के कृषि कार्य करते थे। ये थी कुछ जानकारी मुगलों के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने मुगल सेना के बारे में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो प्रमुख स्थान था वो था अश्वारोही को। और 4 प्रकार की सेना थी। एक तो थी हमारे पास पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, तोपखाना सेना थी, या फिर हाथी सेना। ये 4 प्रकार के थे। और इसमें जो थी मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो थी मनसबदारी प्रथा पर आधारित। और मुगल काल में जो थे तो कृषक कितने प्रकार के थे? तो 3 प्रकार के थे। एक थे खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। इनके बारे में हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने राजपूतों के साथ संधियों का महत्व स्वीकार किया और अनेक राजपूत शासकों के साथ संधियां की? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त की यहाँ पर बात की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये किया गया था। बात करें अगर स्थायी बंदोबस्त की, तो किसके साथ ये किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। इसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल से ये संबंधित है तो बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से के रूप में भी इसको जाना जाता है। और 1793 में 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये शुरू किया गया था। एक भूमि राजस्व ये प्रणाली थी। भूमि राजस्व प्रणाली आप इसको मान सकते हैं। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1793 में इसको शुरू किया था। और इस प्रणाली का उद्देश्य एक स्थायी अवधि के लिए भूमि राजस्व को तय करना था। और ये कॉर्नवालिस कोड का एक हिस्सा था। इसे जो है तो जमींदारी प्रणाली या इस्तमरारी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रणाली या फिर इस्तमरारी प्रणाली के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रामीण लघु उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, ग्रामीण लघु उद्योगों के पतन का मुख्य कारण था रेलवे का आरंभ, जिससे जो था तो कई लोगों का रोजगार छिन गया था।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवध के नवाब को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया था? तो मुगल साम्राज्य का जो वजीर है वो किसको बनाया गया था? एक अवध का नवाब है। कौन अवध के नवाब को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, स्फंदर जंग को। स्फंदर जंग को। देखिए, मुगल साम्राज्य के वजीरों की बात की जाए तो एक तो आते हैं ख्वाजा अब्दुल मजीद। ख्वाजा अब्दुल मजीद, ये कौन थे? ख्वाजा अब्दुल मजीद। तो इनको जो है तो आसिफ खान के नाम से भी जाना जाता है और अकबर ने इन्हें वजीर के पद पर नियुक्त किया था। एक और आते हैं यहाँ पर सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला इसको कह सकते हैं हम। उन्होंने जो है तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल साम्राज्य के प्रमुख ग्रैंड वजीर के रूप में कार्य किया था। कब किया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में सुजाउद्दौला। इसको भी क्या किया जाता है कि मुगल साम्राज्य के ये वजीर हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक तो हमने पढ़ा यहाँ पर स्फंदर जंग के बारे में, जो कि अवध का नवाब था और मुगल साम्राज्य का ये वजीर रहा था। एक हमने पढ़ा ख्वाजा अब्दुल मजीद और एक पढ़ा हमने सुजाउद्दौला। ये जो था तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान जो है तो इसको प्रमुख ग्रैंड वजीर के रूप में पद कार्य सौंपा गया था। एक था कमरुद्दीन खान। कमरुद्दीन खान, तो आसफ जाह प्रथम ने उन्हें मुगल साम्राज्य का ग्रैंड वजीर चुना था। तो किसने चुना था कमरुद्दीन खान को? तो आसफ जाह प्रथम ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस गवर्नर जनरल ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर क्वेश्चन में ही इतने सारे जो आंसर हैं वो आ रहे हैं हमारे। देखिए, 1793 में स्थायी बंदोबस्त के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी 1793 में। और इसको जो है तो जमींदारी प्रणाली या इस्तमरारी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है और ये एक भूमि राजस्व प्रणाली थी और इस प्रणाली का जो उद्देश्य था एक स्थायी अवधि के लिए भूमि राजस्व को तय करना था और ये कॉर्नवालिस कोड का भी एक हिस्सा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता है? तो मीर जाफर को कहा जाता है। देखिए, बात करें अगर हम मीर जाफर के बारे में, तो मीर जाफर कौन है? तो ये एक बंगाल का नवाब है। हमें ध्यान रखना है कि मीर जाफर कौन है, तो बंगाल का ये नवाब है। देखिए, बंगाल के नवाबों की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमारे पास बंगाल के नवाब आते हैं मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां आते हैं जिन्होंने जो है तो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद रखी थी, भागीरथी नदी के तट के साथ ही इनकी राजधानी थी। ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित की थी। इसे इजारीदारी प्रथा भी इन्होंने प्रारंभ की थी। और मुर्शीद कुली खां के बाद आता है सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां आता है, उसके बाद अलीवर्दी खां आता है और सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र जी आते हैं, उसके बाद मीर कासिम, उसके बाद फिर से मीर जाफ़र आता है, उसके बाद निजामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारक उद्दौला। ये जो हैं तो बंगाल के नवाब हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मुर्शीद कुली खां के बारे में। मुर्शीद कुली खां सबसे पहले आते हैं, फिर सुजाउद्दौला, सरफराज, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो देखिए, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 1740 में जो क्या होता है कि गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां जो है तो बंगाल का नवाब बनता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो था तो बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां, उसके बाद आए सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला की जो है तो हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? सरफराज के द्वारा। सरफराज की हत्या की है अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने किसकी हत्या की? सरफराज की। तो अलीवर्दी खां जो है तो बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में, देखिए, बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। किसके शासनकाल में? तो देखिए, अलीवर्दी खां के शासनकाल को इतना समृद्धशाली कहा जाता था कि जो बंगाल है उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। और इसका
जो उत्तराधिकारी हुआ था वो इसका ही दामाद सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला किसका ये उत्तराधिकारी था, तो अलीवर्दी खां का जो दामाद था सिराजुद्दौला, वो उनके पद पर बैठा। 20 जून को क्या घटना होती है, 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को एक घटना होती है जिसको कि काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम की घटना भी कहा जाता है। इस घटना के जो रचयिता हैं वो हैं जेड हॉलवेल। इनके अनुसार जो है तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 20 जून की रात में 146 अंग्रेज जो थे तो इन व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और अगली सुबह 146 में से सिर्फ जो है तो 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। कितने बचे थे, तो 146 में से सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। उसके बाद क्या होता है कि प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध होता है। 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। किसकी धोखाधड़ी के कारण, तो देखिए मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण जो है तो सिराजुद्दौला हार जाते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, उसने क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखे से मरवा दिया। अच्छा, क्लाइव के हाथों की ये कठपुतली जो है तो बन गया मीर जाफर। उसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाया और उसके दामाद जो मीर कासिम था उसका दामाद उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। देखिए क्लाइव के हाथों की कठपुतली जो है तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने एक कठपुतली बना करके रख दिया था, किसको, मीर जाफर को। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। देखिए क्वेश्चन भी है कि जो क्लाइव है जो मीर जाफर है वो किसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है, तो क्लाइव के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता है, वो भी मीर जाफर को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह कौन थे। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिखों के ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के ये 10वें गुरु थे। बात करें अगर हम सिख संप्रदाय के बारे में, तो सिख संप्रदाय की जो स्थापना है वो गुरु नानक देव जी को जाती है और गुरु नानक के जो अनुयायी हैं वही सिख कहलाए। ये बाबर और हुमायूं के ये समकालीन थे। कौन, तो गुरु नानक जो थे तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु का लंगर भी इन्होंने चलाया है। निःशुल्क सहभागी भोजन की इन्होंने व्यवस्था की थी, कोई पैसा वैसा नहीं लगता था, सब फ्री में खाना खाते थे। इस तरह की इन्होंने वहाँ पर प्रथा चलाई। और दूसरे गुरु आते हैं हमारे जैसे गुरु अंगद। पहला गुरु आया हमारे पास गुरु नानक, दूसरा गुरु आया अंगद। अंगद को ही लहना कहा जाता है, लहना इनका उपनाम है। और लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बनाया। पहले तो लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू की थी और स्थायी किसने बनाया, तो गुरु अंगद देव जी ने बनाया। और गुरुमुखी जो लिपि है वो भी किसने चालू की, तो गुरु अंगद देव जी ने। तीसरे गुरु आते हैं अमरदास। तो अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक पद पर एक महंत की स्थापना की थी। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर के भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को भी कई गांव उन्होंने दान किए थे। चौथा गुरु आता है रामदास। तो रामदास क्या है, तो अकबर ने बीबी भानी को 520 गज जमीन दी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। किसने, रामदास जी ने जलाशय खुदवाया था अमृतसर में और अमृतसर नगर की वहाँ पर स्थापना की थी। उसके बाद गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और गुरु पद को पैतृक बनाया। उसके बाद 5वें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ की रचना की जिसको कि हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, इसमें कबीर, नामदेव और रैदास की जो रचनाएं हैं उनको वहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद आते हैं हरगोविंद जी। तो इन्होंने सिखों की सैन्य संगठन का रूप दिया है और ये 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे। कौन, हरगोविंद जी। और नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था इन्होंने ही की थी। जो 7वें हैं हमारे पास वो आए हर राय ने दारा सिकोह से मिलने। हर राय जो है तो गुरुदेव एक गुरु हैं, 7वें गुरु हैं हमारे हर राय। इनके समय में दारा सिकोह इनसे मिलने आया था। 8वें गुरु हैं हरकिशन। इन्हें जो है तो दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था।
जो 9वें गुरु हैं हमारे वो हैं तेग बहादुर। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इसके लिए औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था तेग बहादुर को। और उसके बाद थे हमारे पास गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह जो हैं तो इनको सच्चा पातशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 5 ककार जो हैं तो अनिवार्य किए हैं सिखों के लिए। तो 5 ककार कौन कौन से हैं, तो एक तो है केश, एक है केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये सब रखने की इन्होंने अनुमति दी है। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। उनको जो है तो सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। उसके बाद है खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1699 में। और पाहुल प्रणाली की भी इन्होंने शुरुआत की थी। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया गया इनके टाइम पर। और गुरबाणी जो है तो सिख संप्रदाय का गुरु का कार्य फिर किया। और इनकी जो हत्या है वो 1708 में की गई थी नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलकत्ता की स्थापना जाब चारनाक ने कब की थी। तो देखिए कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो कब की गई थी, तो 1690 में। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज्य के लिए कौन कृत संकल्प था। पंजाब में स्वतंत्र सिख राज्य के लिए कौन कृत संकल्प था, तो बंदा बहादुर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बात करें अगर हम बंदा बहादुर की, तो जन्म इसका जो है तो 1670 में हुआ है। और पुंछ जिले के रजौली गांव में इनका जन्म हुआ है। बचपन का नाम इनका लक्ष्मण दास था और पिता जो हैं तो रामदेव भारद्वाज जी हैं। उद्देश्य इनका क्या था, तो पंजाब में एक सिख राज्य जो है तो स्थापित करने का इनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की भी हत्या कर दी थी। और मुगल बादशाह जो है तो फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर उनको मौत की घाट उतार दिया था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।